जय हिंद बच्चों। आज की जो ये क्लास है आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ्स है और उस चैप्टर का नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि जीएसटी क्या है और ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे लगाई जाती है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। गुड्स का मतलब होता है सामान जो कि हमारे यूज के लिए हो। अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसको हम कुछ पैसे देते हैं तो वो उसके बदले में हमें कुछ सामान देते हैं, तो उस सामान पर लगा हुआ टैक्स गुड्स के लिए हो गया। लेकिन क्या आप रिचार्ज की दुकान पे जाते हैं और उसे पैसे देते हैं, क्या उसके बदले में कोई सामान देते हैं? नहीं, उसके बदले में वो मोबाइल से क्या करते हैं ना, आपका नंबर डाल करके वो रिचार्ज कर देते हैं। तो रिचार्ज कर देते हैं तो वो आपका क्या है, सर्विस दे रहे हैं वो आपको, क्योंकि उससे आप बात करेंगे, कहीं बात कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, इसलिए आपने रिचार्ज करवाया। मैसेज भेज सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये वगैरह आप सर्विस के द्वारा कर सकते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पैसे खर्चे करते हैं और वहां आप जो पेमेंट आप करते हैं, क्या आपको लगता है कि स्कूल वाले आपको उसके बदले में कुछ देता है सामान के रूप में? नहीं, वो आपको क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद होता है। तो वो आपके लिए सर्विस हो गया। तो आशा है कि गुड और सर्विस में आप लोग जो है अंतर समझ गए होंगे। तो उसी के बदले में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। हम जो सामान यूज कर रहे हैं, सर्विस मतलब होता है सेवा से, सामान और सेवा के बदले में जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या है कि ये चैप्टर जो है फुल्ली प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप पढ़े होंगे, उसी पे आधारित है। क्या है कि ये 2017 में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि इससे पहले हमारे इंडिया में बहुत तरह के टैक्स होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, वैट वगैरह थे, कट करना पड़ता है। ये तो हमारे भारत में बहुत तरह के टैक्स पहले थे, जैसे आपका वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। तो इतने तरह के टैक्स होते थे। तो गवर्नमेंट ने 2017 में वन नेशन वन टैक्स चालू किया, जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए जो है जीएसटी चालू की गई। क्योंकि हालांकि अगर राजनीतिक पक्ष से अगर इसको देखें तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं जीएसटी का। जो भी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज जो इस चैप्टर को हम समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, जिससे और अच्छे तरह से समझ में आए। ध्यान कंसंट्रेट करके रखिएगा। चलिए, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जीएसटी किस तरह का टैक्स। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम जितने भी सामान खरीदते हैं या जितने भी सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में हमें टैक्स, हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पर डे हमको तो हजारों सामान का जो है लगभग यूज होता है हमारे घर में। मान लीजिए हम अभी क्लास में है, मार्कर का यूज है, जो है बोर्ड का यूज है, बेंच का यूज है, बिजली का यूज है, तो मतलब इतनी सारी चीजों का यूज है। तो हम क्या बार बार अगर हम लोग जब जाए टैक्स पे करने के लिए, हर सामान के लिए अलग अलग, मान लीजिए हम घर में दाल लेते हैं उसके लिए अलग, चावल लेते हैं अलग, मसाला लेते हैं अलग, सब्जी लेते हैं उसके लिए अलग, अगर इस तरह का टैक्स अगर हम लोग बार बार दें, या कोई और फूड आइटम है या टीवी है, फ्रिज है, जो भी चीज ले रहे हैं
तो बार बार अगर हम इसका टैक्स पे करने के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तो पता चलेगा कि हमारी आधी जिंदगी टैक्स देने में ही चली गई। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम जिस आदमी से सामान खरीदते हैं, जिनसे सामान खरीदते हैं, चाहे किसी दुकानदार से खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, हम उन्हें टैक्स पे कर देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, अगले को टैक्स पे करते हैं, फाइनली जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स जो है पे करते हैं। तो चलिए, तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये चैप्टर जो आप इससे पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे पूरी की पूरी ये चैप्टर जो है बेस्ड है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस जिसका क्लियर होगा ठीक है, नहीं होगा तो उसके लिए भी हम वीडियो आप लोगों को बना के देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में थोड़ा सा हमको जो है पता करना है क्या कि ये इसमें जो 3-4 कॉन्सेप्ट होती है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए क्या होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई भी सामान को आप जितना में खरीदते हैं वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। आप खरीदे या दुकानदार खरीदे या जो भी खरीदे, मतलब जो खरीदने वाला जो प्राइस होता है, जिस रेट पे कोई सामान को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, मतलब किसी सामान को हम खरीद कर, हम दुकानदार हैं, हम किसी सामान को डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से खरीद कर हम उसको उसके बाद जब हम बेच रहे हैं, तो चाहे वो कम पैसे में बेच रहे हैं या उससे ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं, तो बेचने वाली जो प्राइस होती है, बिक्री का जो मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और ये एमआरपी जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये प्राइस जो है हर सामान पे लिखी हुई होती है। एमआरपी जो होती है मतलब अंकित मूल्य, इसका हिंदी होता है अंकित मूल्य। एमआरपी माने अंकित मूल्य, यानी कि आपके जिस सामान पे ये दाम लिखा होगा, जैसे आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मार्कर खरीद रहे हैं, इस पे लिखा होता है एमआरपी 25 रुपीज। आप अगर कलम खरीद रहे हैं उस पे लिखा होता है 5 रुपीज। आप मैगी खरीद रहे हैं उस पे लिखा होता है 5 रुपीज, 10 रुपीज वगैरह, तो वो एमआरपी हो गया। और दूसरा चीज है डिस्काउंट। जैसे कि अभी फेस्टिवल का समय चल रहा है, आप देखते होंगे कि हमारे शॉप पे आइए कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। तो भाई वो जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मतलब कि जितना उस पे एमआरपी लिखा हुआ उसमें आपको कुछ परसेंट वो छूट दे देंगे, 10% छूट दे देंगे, 5% दे देंगे, 20% देंगे। बाकी आप तो ऑनलाइन शॉपिंग में जाइएगा तो 50% 70% भी छूट जो है दी जाती है कस्टमर को। तो डिस्काउंट हो गया आपको क्या, जो आपके एमआरपी पे, याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा एप्लीकेबल होता है कहां पे, सिर्फ एमआरपी पे। ये जो छूट होती है, छूट की जो रकम आपकी होती है वो किस चीज पे लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ एमआरपी पे होता है। और प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसमें सीपी को ध्यान में रखा जाता है। चलिए, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं और इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी डिस्काउंट दी जाएगी, तो यानी डिस्काउंट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन एमआरपी, यानी कि डिस्काउंट जब भी दी जाएगी, आपके सवाल में अगर डिस्काउंट वगैरह का जब जहां पे यूज हो, शब्द का, वर्ड का यूज हो, तो समझ लीजिएगा वो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही दी जाएगी। और प्रॉफिट अगर कोई हो तो वो हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो चलिए, अब उसके बाद कुछ जीएसटी से संबंधित कुछ टर्म को हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि हम तो अभी तक समझ गए हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है, क्योंकि हमारे जो देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को चलाने के लिए, इकोनॉमिकल व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है और उसी में हम लोग जो है जिस तरह से हम लोग कमाते हैं उस तरह से हम लोग उस हिसाब से उसको टैक्स देते हैं। तो जीएसटी, आप देखिए जीएसटी कितनी बार लग सकता है एक सामान पे, ये सवाल है, जीएसटी एक सामान पे, एक गुड्स पे या एक सर्विस पे कितनी बार लग सकता है। तो याद रखिएगा कि जितनी बार वह सामान बिकेगी, खरीदने वाला आदमी, जितनी बार वह सामान बिकेगी, खरीदने वाला आदमी उतनी बार जीएसटी देगा, उतनी बार जीएसटी देगा। तो यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए पेन, ये पेन अगर मान लीजिए 10 रुपीज की है, ठीक है, ये पेन 10 रुपीज की है, तो ये जितनी बार बिकेगी
उतनी बार इसको कस्टमर मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे, तो वो उतनी बार जो खरीदेंगे ना, जो इसको खरीदेंगे वो टैक्स जो है पे करेंगे जीएसटी के रूप में। तो चलिए जीएसटी का कुछ और टर्म हम लोग समझ लेते हैं। जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स के तहत लिया गया है। अब क्या है, समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं अब कुछ कि मैन्युफैक्चरर किसे बोलते हैं। ये सब टर्म है, ये समझ लेते हैं, फिर तो जीएसटी जो आप चैप्टर पे आएंगे, कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहले ये सब चीजों को समझ लेना हम लोगों के लिए जो है ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब क्या होता है, बनाने वाला। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने, प्रोडक्ट जो है उसको जो बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर खुद से आके बाजार में थोड़ी ना कहता है। मान लीजिए कि हम ये कपड़ा पहने हुए, शर्ट पहने हुए, तो शर्ट बनाने वाली कंपनी आई होगी और बोली कि भैया शर्ट ले लीजिए, भैया शर्ट ले लीजिए, भैया शर्ट ले लीजिए, ऐसा नहीं बोले होंगे। मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल है, कंपनी मोबाइल बना दी, सैमसंग वाला या सोनी वाला या रियलमी वाला जो भी है, नोकिया वाला, वो आके क्या बोल रहा है आपको, भैया ले लीजिए, भैया ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है, उसको बनाने में जितनी भी खर्च होती है वो अपना प्रॉफिट लेके वो बोलती है ठीक है भैया अब हम आपको दे रहे हैं। वो जिनको देती है उसका नाम है डीलर। वो जिनको दिया जाता है उनका नाम क्या है, डीलर बोलिए या इसको ट्रेडर्स बोलिए, ट्रेडर बोलिए। ठीक है, वो उसको देती है कि ये इसका मार्केट में कहीं ना कहीं जो है अच्छा पहचान होता है, इसकी अपनी एक कस्टमर बनी होती है। फिर जो है ये डीलर क्या करते हैं, तब जाके डीलर से कहां पहुंचता है, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जो कंज्यूम करे। तो लगभग 3 टर्म है, किसी भी प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचने के लिए वो लगभग जो है 3 हाथों से आके आया होता है। मैन्युफैक्चरर डीलर को देता है, हो सकता है डीलर फिर छोटा दुकानदार को दे, उसके दुकानदार को दे, उसके दुकानदार को, ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद डीलर, वो जितना भी आदमी उसको डील करेगा वो भी डीलर हुआ। मान लीजिए आप कंज्यूमर है, सपोज कीजिए हम अपने लिए एक वॉच खरीदे, ठीक है, अब अपने लिए वॉच खरीदे तो हम कंज्यूमर है। अगर हम इसको यूज जब तक नहीं कर रहे तो हम कंज्यूमर नहीं है, यूज कर लिए तो कंज्यूमर हो गए। अब क्या है ना, हमारे दोस्त को पसंद आ गया, तो दोस्त को पसंद आएगा, ले भाई ले ले, कुछ प्रॉफिट हम ले लेंगे, ले ले, तो क्या है ना, तब हम डीलर हो गए, हम कंज्यूमर नहीं रहे। तो क्या है ना कि मैन्युफैक्चरर हम समझ गए, डीलर समझ गए, कंज्यूमर समझ गए। अब क्या होता है, हमारे भारत में जब कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो वो सेल कितने तरह से होते हैं, टाइप ऑफ सेल। ठीक है, टाइप ऑफ सेल 3 तरह से होते हैं। अब देखिए हम लोग टाइप ऑफ सेल पे चलेंगे। टाइप ऑफ सेल पे चलेंगे। सबसे पहला होता है इंट्रास्टेट सेल। ठीक है, पहला क्या होता है, इंट्रास्टेट सेल। ठीक है, दूसरा होता है इंटरस्टेट सेल। ठीक है, तो 2 तरह की सेल होती है। अब इंट्रास्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है, सेम स्टेट। और ये जो दूसरा हमारा था, सॉरी, ये जो हमारा दूसरा था, ये पहला हो गया इंट्रास्टेट सेल, और दूसरा क्या हुआ, इंटरस्टेट सेल, मतलब डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट। तो क्या है ना कि इंट्रास्टेट सेल जो होता है वो सेम स्टेट में, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बिहार में है, बिहार में बनी और बिहार में ही बिकी, बिहार में बनी और बिहार में ही वो सेल हो गई उसकी, तो वो कौन सा सेल हुआ, किस टाइप का सेल हुआ, इंट्रास्टेट सेल हुआ। और कोई सामान आपके बिहार में बनके झारखंड में बिके, झारखंड में बनके बिहार में जो है सेल हो जाए, महाराष्ट्र में बनके फिर आके झारखंड में, यूपी में, बिहार में जाके सेल हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरस्टेट सेल बोलेंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ पे किस किस तरह की जीएसटी लगाई जाती है इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो टाइप ऑफ जीएसटी, 3 तरह की जीएसटी होती है। पहला जीएसटी होती है सीजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी, दूसरा होती है सीजीएसटी, तीसरा होती है आईजीएसटी।
तो ये क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। SGST बोले तो स्टेट जीएसटी, CGST बोले तो सेंट्रल जीएसटी, IGST बोले तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो क्या है ना, देखिए गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो दिल्ली में बैठी हुई है, और एक आप जिस स्टेट में रह रहे हैं या जिस यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं तो वहां का भी एक जो है क्या होते हैं स्टेट का जो है गवर्नमेंट होते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम बिहार में हैं तो हमारा बिहार का गवर्नमेंट नीतीश कुमार है, और जब हम भारत देश में रह रहे हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी सरकार है। तो क्या है कि SGST जो है और CGST है, ये समझने के लिए अभी आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत तेज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बैठे बैठे रहती है, बहुत तेज होती है, वो ना सिर्फ शासन करती है। देखिए कैसे वो बोलते हैं, भाई तुम्हारे स्टेट में अगर, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे स्टेट में अगर कोई चीज बनी, कोई सामान बनी, कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर हुई, सपोज कीजिए कि हम अपने स्टेट में एक चेयर बना रहे हैं, ठीक है, हम बिहार में क्या कर रहे हैं, चेयर बना रहे हैं। कहां पे बना रहे हैं, बिहार में बना रहे हैं, बिहार में चेयर बना रहे हैं। अगर उस चेयर को बिहार में बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, देख भाई इसमें हम बंटवारा करेंगे। देखिए कितना तेज है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कह रही है कि हम बंटवारा करेंगे, आधे आधे बंटवारा करेंगे। तो याद रखिएगा SGST और CGST हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए SGST और CGST हमेशा आधे आधे यानी इक्वल बांटा जाता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम बिहार में सामान बनाया तो भैया तुमको ना, अगर तुम बिहार में बेच दिया तो उसमें तो हम आधा आधा लेंगे, लेकिन बिहार में तू सामान बनाया और झारखंड में जाके बेचा तो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सेल हो गया, सॉरी इंटर स्टेट सेल हो गया। तो उस पे जो है हम क्या लेंगे, IGST लेंगे, उस पे हम क्या लेंगे, IGST लेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंगे हम, ठीक है, तुमको कितना देंगे ये डिसाइड भी हम करेंगे। मतलब अगर आपके सेम स्टेट में, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर सेम स्टेट में बिक रही है, सेम स्टेट में बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट को, तो क्या हो, यानी इंटर स्टेट सेल जब हो रही है या यूनियन टेरिटरी, मतलब सेम यूनियन टेरिटरी में अगर वो बेची जा रही है तो इसको UT-GST भी बोला जाता है। SGST की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे UT यानी यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है। तो ये जो सेल हो रही है यानी सेम स्टेट में जब अगर सेल होगी तो क्या होगा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये दोनों टैक्स लगाएगी उस पे, ठीक है। भैया आप जो है ना आधा हमको दे दीजिए, आधा जो है आप रखिए। लेकिन कहीं आप उसी प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट में बेच दिए तो सेंट्रल, ये टोटल पैसा जो होता है ना, टोटल टैक्स जो होता है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। वो कहती है अब मेरा मन है कि आपको हम कितना देंगे, आधे आधे पे बात नहीं होगी, अब मेरा मन है, हो सकता है ज्यादा दे कम दे, ये तो खैर उसके विवेक पे और उसके स्लैब पे निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए, हमको लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए तो इसको अब जो है हम लोग डायग्राम पे समझते हैं। सपोज कीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये देखिए क्या करती है, अगर कोई सामान बिहार में बनी, ठीक है, और बिहार में ही सेल, ठीक है, ये सेम स्टेट सेल है तो इसमें ये क्या करेगी ना 50-50% जो है बांट लेगी, किस चीज में, GST में। तो 50-50 कैसे बांटा जाएगा, इससे CGST भी लेगा और SGST भी ये इनसे लेंगे, 50-50 बांट लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उसी तरह, अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में अगर कोई सामान बना और दिल्ली में ही बिक गई तो इसमें भी जो है स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% अपने पास रखेगी और 50% जो है किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। लेकिन अगर यही बिहार में बना हुआ सामान
ठीक है, यही बिहार में बना हुआ सामान अगर जाके एमपी में बिक जाए, ठीक है, ये एमपी में बिक जाए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जाके सेलिंग इसकी हो रही है एमपी में, तो ये क्या करेंगे ना, हमेशा खरीदने वाला जो है टैक्स देता है, तो ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इससे आईजीएसटी ले लेगी। भाई तू हमको दो, अगर हमको मन होगा तो हम बिहार वाले को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए, तो यहां तक आपको हमको लगता है, मुझे जैसा अभी मतलब लग रहा है कि आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सभी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए और कुछ हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट में कोई सा भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए एक मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, मोबाइल ले लेते हैं, वो मोबाइल दिल्ली में जाके बनती है, ठीक है, वो मोबाइल कहाँ पे बनती है, दिल्ली में बनती है, और इसको दिल्ली में ही बेचना है। तो ये दिल्ली जो है मैन्युफैक्चरर है, यही दिल्ली वाला जो है इसको क्या करने वाला है, खरीदने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया और नोट करने के लिए भी बोला था, हमेशा खरीदने वाला आदमी जो होता है ना, वो टैक्स पे करता है। हमेशा कौन करता है, खरीदने वाला। लास्ट जो टैक्स पे करता है वो कौन करता है, खरीदने वाला करता है। जितनी बार खरीदेगा, जितनी बार सामान बिकेगी, उतनी बार टैक्स गवर्नमेंट को देनी होती है। तो चलिए, तो दिल्ली में इन्होंने दिल्ली में मैन्युफैक्चरर क्या किया ना, कोई सामान बनाया और उसका ये जो है 10,000 या 12,000 रुपया रखा। एक मोबाइल की कीमत कितना रखी इन्होंने, 12,000 रुपीज रखी, ठीक है, और मोबाइल पे मान लीजिए 10% जीएसटी लगाया, तो मतलब 10% जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है, मोबाइल पे फिक्स है कि आपका 10% जीएसटी जो आपका क्या है, एप्लीकेबल है। तो क्या होगा, जो 12,000 में तो इनको ये दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इससे जब विदाउट टैक्स दे रहा है, अब ये टैक्स कितना देगा, प्लस 10%, ये इनको देगा, ठीक है। तो 12,000 का 12,000 ऑफ 10% होगा 1,200 रुपीज, ठीक है, 1,200 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि 12,000 प्लस 1,200 यानी कि 13,000। ये दिल्ली वाला जो इसको पेमेंट करेगा, कितना करेगा, 13,200 पेमेंट करेगा। 12,000 उस मोबाइल का कीमत पे करेगा और 1,200 रुपया जीएसटी के रूप में करेगा, ठीक है। तो अब ये जो दिल्ली वाला है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स, कैसे टैक्स देगी, तो 6%, यानी कि 12,000 का 6% कितना, सॉरी 5% कितना, 12,000 ऑफ 12,000 ऑफ 5%, तो ये कितना करेंगे, 12 पंचे 60, 600 रुपीज जो है किनको पे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम स्टेट में हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 50% जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगी। तो सीजीएसटी इसका जो है भी कितना लगा, 600 लगा, और हालांकि ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी भी जो है कितना इसको लगा, 600 रुपया लगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर ये अदर स्टेट में बेचे, ठीक है, ये दिल्ली वाला क्या किया ना, ठीक है, ये समझ गए आप लोग, आशा है कि समझ गए होंगे। तो अब ये दिल्ली वाला क्या किया, उसी मोबाइल को 12,000 रुपया में जो है लिया, 12,000 रुपया में ये प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है, ये अपना जो है मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, अपना फायदा उधर लेके जो है ये क्या किया, प्रॉफिट वगैरह सब लेके 12,000 रुपया में बेचना चाह रहा है। कहां बेचना चाह रहा है, बिहार को, ठीक है। तो ये बिहार को बेचना चाह रहा है, तो जब ये दिल्ली वाला बिहार को देगा, इस पे भी कितना 10% जीएसटी देना है, तो ये कितना देगा, 12,000 प्लस 1,200 यानी 10%, ठीक है। ये देके इस बिहार वाला भी इसको कितना 13,200 रुपया में ही देगा, ठीक है। तो 13,200 रुपया ही लेगा, 13,200 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ना, तो ये टैक्स डायरेक्ट किसको देंगे, डायरेक्ट आईजीएसटी देंगे। क्या देंगे, डायरेक्ट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड सर्विस गुड एंड सर्विस टैक्स देंगे। ये यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, हाँ, अगर कभी सवाल में एक चीज जो है नोट कर लीजिए, इफ नथिंग इज मेंटेन अबाउट सेल इंट्रा और इंटर स्टेट सेल, अगर आपके सवाल में अगर इंटर स्टेट सेल या इंट्रा स्टेट सेल के बारे में नहीं दिया गया है
तो तब आप उसे आंख बंद करके इंट्रा स्टेट सेल मानेंगे। कि मान लीजिए अगर किसी सामान में बोला कोई बोला कि एक मैन्युफैक्चरर है एक टीवी जो है फलाने को दे रहा है, और ये नहीं बताया है कि किसी अदर स्टेट में दे रहा है या सेम स्टेट में दे रहा है, तो आपको मान के चलना है कि वो जो है सेम स्टेट वाले को ही दे रहा है। तो उम्मीद है कि समझ गए आप लोग। समझ गए तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है इनपुट जीएसटी, ये एक लास्ट टर्म बच गया है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में अब हम लोग जानेंगे क्या है। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो देखिए आपको मैंने बोला कि सामान जितनी बार बिकेंगी, याद रखिए सामान जितनी बार बिकेगी, कोई भी प्रोडक्ट जितनी बार सेल होगी, खरीदने वाला आदमी क्या करेंगे, उतनी बार जीएसटी पे करेंगे। चलिए, तो इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी होता है जो कि डीलर के द्वारा पे किया जाए, टैक्स पेड बाय डीलर, पेड बाय डीलर। कोई दुकानदार जब टैक्स पे करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। जब कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले को कंज्यूमर बोलते हैं। जब कोई कंज्यूमर टैक्स को पे करता है, यानी टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर टैक्स को पे करता है तो वैसे जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो इसको भी चलिए डायग्राम पे हम लोग समझते हैं, इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है, एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक कंपनी है जिसको आप मैन्युफैक्चर भी बोल सकते हैं आप इसको। ये कंपनी क्या करती है, हालांकि अभी हम चलिए सेम स्टेट की बात करेंगे। कंपनी ने क्या की, एक डीलर को ये प्रोडक्ट बना के दे दिया। इसको कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट को बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और डीलर के कौन है, जो कि उसे बेचने का काम करती है। और हम लोग कौन है, कंज्यूमर। हम लोग कौन है, कंज्यूमर, यानी कस्टमर बोलिए या कंज्यूमर बोलिए, कि उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो कंपनी ने क्या की, कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज करते हैं कोई बिस्किट, ये कंपनी क्या बनाई, बिस्किट बनाई, और इन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना इस पे 10% जीएसटी लेंगे। 10% का मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, बहुत इजी होता है 10% का। चलिए, तो बिस्कुट पे कितना परसेंट जो है जीएसटी लिया, 10% का सपोज कीजिए लिया। ठीक है, ये कंपनी क्या बनाती है, बिस्किट बनाती है। कंपनी का नाम नहीं देंगे, किसी का प्रचार तो करना नहीं है। तो वो कंपनी बिस्किट बनाई, और बिस्किट मान लीजिए उस बिस्किट का प्राइस कितना रखा उन्होंने, 100 रुपये। कि मतलब इनको लग रहा है कि 100 रुपया अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये सामान को बेच दूंगा। तो 10% जो जीएसटी लगा, तो डीलर के पास खरीदते यानी 100 में ये खरीदने वाला टैक्स पे करेगा, तो ये कितना करेगा, 10% पे करेगा। 100 का 10% यानी 100 प्लस 100 का 10% 10 होता है, तो 100 प्लस 100 ऑफ 10% कैंसिल, कितना हुआ, 100 प्लस 10 110 रुपीज। तो 110 रुपीज ये कौन पे करेगा, डीलर पे करेगा। ठीक है, जिसमें 100 रुपया का उन्होंने बिस्किट लिया है और 10 रुपीज क्या किया, वो टैक्स पे किया। अब बताइए, ये डीलर बुड़बक तो नहीं है ना, ये डीलर बुड़बक है क्या कि ये जो आप इसको 110 रुपया में ही बेच देंगे, नहीं। ये कहेगा भैया हमको कुछ फायदा चाहिए, ये क्या बोलेंगे, मुझे कुछ
प्रॉफिट चाहिए, शायद 100 रुपया में खरीदे। क्या आप कोई दुकानदार ऐसा देखे हैं जो कि कोई प्रोडक्ट को वो 10 रुपया में खरीद के लाए और आपको भी वो 10 रुपया में दे दे? ऐसा नहीं होता है। तो वो उसको भी कुछ ना कुछ, वो दुकानदारी कर रहा है, वो जो है बिजनेस करने के लिए तो उसे कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 100 + 10, यानी कि इसको 110 रुपया पे करना पड़ा, तो 10 रुपया टैक्स के रूप में पे किया। अब क्या हुआ ना, ये डीलर बाबू साहब जो है ये इस कंज्यूमर को ये बिस्कुट देता है, जो बिस्कुट खाएगा चाय के साथ, मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे तो उसे जो दिया जाएगा, उसके लिए जो बिस्कुट खरीदा गया है वो डीलर क्या करेंगे, कंज्यूमर को देंगे। तो कंज्यूमर को देंगे तो ये कह रहा है कि हम 20 रुपीज इस पे प्रॉफिट लेंगे, यानी अब जो इनको हम बेचेंगे कितना में बेचेंगे, 120 रुपया में बेचेंगे, क्योंकि ये 20 रुपया फायदा लेना चाह रहा है। कितना फायदा लेना चाह रहा है, 20 रुपया फायदा। तो अब जो है ये सामान, यानी कि 100 में इसका कॉस्ट प्राइस इसका कितना पड़ा था, यानी सीपी इसका कितना पड़ा था, 100 रुपीज पड़ा था, और ये 20 रुपया उस पर फायदा लेना चाह रहा है, तो कितना हो गया आपका 120 रुपया। तो अब इस पे भी ये क्या करेगा, कंज्यूमर इसको 10% जीएसटी देगा। तो चलिए 120 + 120 ऑफ 10%, यानी 120 + 12 यानी 134। तो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कितना में मिलेंगी, 134, यानी 120 + 132 + 12 = 132। तो अब बताइए यहां पे कंज्यूमर ने टैक्स कितना पे किया, 12, यहां पे डीलर ने कितना किया, 10। डीलर कितना किया, 10 रुपये, ये कितना किया, 12। तो ये जो 12 होता है ना जी, तो ये 12 आउटपुट हो गया, कंज्यूमर लास्ट उसका था, कंज्यूमर जो है आपका क्या हो गया, आउटपुट टैक्स दिया कितना, 12 रुपये, इनपुट टैक्स उसमें से 10 रुपया घट जाएगा, सरकार को फिर, गवर्नमेंट को फिर 2 रुपया टैक्स में फायदा हो गया। यानी कि इसकी जो इनपुट टैक्स थी, इनपुट टैक्स कितना रुपया हो गया, 10 रुपीज हुआ, और आउटपुट टैक्स जो इनको मिला कितना रुपया मिला, 12 रुपया मिला आउटपुट। तो इसको यानी कि टोटल जो मतलब इसका ग्रॉस टैक्स, मतलब कितना इस प्रोडक्ट को बिकने में सरकार को कितना रुपया टैक्स आया, तो 10 + 2 = 12 रुपीज। ठीक है, तो ये आउटपुट टैक्स 12 हुआ, इनपुट टैक्स 10 हुआ। तो आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे इसे, इनपुट और आउटपुट को भी। और अगर ये कंज्यूमर चाहता और किसी को बेचना, तो ये दुकानदार शॉपकीपर हो जाता, वो भी अगर कुछ फायदा लेके बेचना चाहता तो वो बेच सकता था। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। चलिए एक सवाल हम बनाते हैं, इसी चैप्टर का है, तो सवाल को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा सवाल को लिखने के लिए हमको बोर्ड को वाइप करना पड़ेगा। चलिए बोर्ड को वाइप कर लेते हैं। अब देखिए आपको कहीं भी परेशानी, आपको अब इस चैप्टर में कहीं भी परेशानी आने वाली नहीं है। हमेशा बस एक दो चीज याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, और जो मतलब टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, फिर से हम उस चीजों को लिख देते हैं जो पढ़े हम लोग, क्या, डिस्काउंट हमेशा किस पे, एमआरपी पे दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, और टैक्स हमेशा, चाहे वो जीएसटी के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यार चलिए जीएसटी ही लिख देते हैं। जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगती है। ठीक है, किस पे लगती है, सेलिंग प्राइस पे, यानी कि लेने वाला के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया और बेचने वाला के लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये दो बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, और जो है क्या बोलते हैं, जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, लेने वाला के लिए वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, इस सवाल में देखिए बोला क्या जा रहा है, सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर ए है, एक मैन्युफैक्चरर कौन है आपका, ए है, मैन्युफैक्चरर ए है, जो कि एक वॉशिंग मशीन जो है एक डीलर बी को दे रही है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था
कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक डीलर को दिया, डीलर फिर क्या करते हैं, कंज्यूमर को देते हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरर ए सेल अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर 12,500 रुपीज। तो ये ए जो है बी को कितना में देता है, 12,500 रुपया में देता है। और द डीलर बी, अब जो है 12,500 रुपये में उसको दे दिया, तो जो हमारा बी जो क्या किया ना, वो तो खरीद लिया इसको, ठीक है। तो द डीलर बी सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500। अब इन्होंने क्या किया, डीलर ये जो बी जो है ना, एक कंज्यूमर को दे दिया। तो चलिए ए है, बी है और सी है। ये आपका कौन है, मैन्युफैक्चरर है। ये आपका क्या है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। बी आपका कौन है, डीलर है। सी आपका कौन है, कंज्यूमर, ठीक है। तो सवाल ये कह रही है कि मैन्युफैक्चरर जो है डीलर को कितने में सामान दे रही है, वॉशिंग मशीन 12,500 रुपीज में दे रही है। और डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को, डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को जो है 1,500 फायदा लेके दे रहा है, प्रॉफिट लेके दे रहा है। तो यानी कि ये इसको कितना में बेचेंगे, 12,500 प्लस, क्या बोला कि हमेशा खरीदने वाला क्या करता है, टैक्स देता है। तो डीलर जो है कितना देगा, इसको 12,500 में दिया, तो ये टैक्स ये पे करेगा, खरीदने वाला पे करेगा। तो ये सवाल ये है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेम स्टेट में सेल हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कितना देगा, आधा देगा, 12 का आधा कितना, 6% देगा। तो 6% किसका निकालेंगे, 12,500 ऑफ 6/100। ₹750 ये क्या करेंगे, जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये इतने ही देंगे। अगर आपको पूछा जाए इसमें इनपुट या आउटपुट जीएसटी, तो फिर आप जो है उसी फॉर्मूला का यूज करके बना लीजिएगा। धन्यवाद, आशा है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्त से भी करवाएं, और घंटा का बटन को तो दबाइए दे, क्योंकि बहुत बच्चे हमको फोन कर करके बोलते सर आपने वीडियो डाल दिया, मुझे पता नहीं था। भाई घंटा बजाओ,